हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस है क्या, पहले इसको हम समझ लेते हैं। कि गैमेटोजेनेसिस में द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म एंड ओवम होते हैं, आर प्रोड्यूस इन द गैमिक गोनैड्स नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो गैमिट होते हैं, जो स्पर्म जो मेल से प्रोड्यूस होते हैं, ओवम जो फीमेल से प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों जो है कुछ एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये आगे कितने टाइप्स के होते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइटोटिक एंड मेयोटिक डिवीजन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। इसमें माइटोसिस भी होती है और मियोसिस की प्रोसेस होती है, जो दो प्रकार के होते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस होती है, टू टाइप्स के होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो अ, इसको हम समझ लें। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, या जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो मेल में प्रोड्यूस होता है। और oogenesis, oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो होती है फीमेल में, और जिसको हम जो उसका गैमीट है उसको ओवा या एग कहते हैं। यह दोनों अलग अलग गोनैड्स में होते हैं जो फॉर्म होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, हर्माफ्रोडाइट एंड मोनोसिस। देखिए, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं दोनों सेक्स सेल, स्पर्म और ओवम दोनों एक ही बॉडी में फॉर्म करते हैं। जैसे एनिमल्स की बात अगर हम करें तो बहुत कम ऐसे एनिमल के एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें कि वह बाइसेक्सुअल होते हैं या मोनोसियस होते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग में देखिए, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल, ये सभी अलग अलग नाम से हम जानते हैं। मैक्सिमम जो अबाउट 80% जो प्लांट होते हैं वह हर्माफ्रोडाइट होते हैं। केवल 20% ऐसे होते हैं जो डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें जो एग्जांपल हम लेते हैं, टिनियासोलियम है और अर्थवर्म है, किसी कुछ इस तरह से और भी एनिमल्स हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों स्पर्म एंड ओवम दोनों एक ही बॉडी में, सेम बॉडी में प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से डायोसियस या यूनिसेक्सुअल, बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। एग्जांपल लाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल, जो मैक्सिमम जो एनिमल होते हैं वह यूनिसेक्सुअल होते हैं। इट मींस जिसमें मेल एक अलग इंडिविजुअल, मेल जो स्पर्म है वो अलग इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होती है, और ओवम एक अलग इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल, इसी तरह से डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल को हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो यहाँ पर हम जानते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। वह स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, फिर वह उसमें अलग अलग जो फेजेज हैं उसको हम समझेंगे, फिर उसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है, स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ठीक है। विदिन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक कॉमन रूप से हम गोनैड्स कहते हैं, मेल गोनैड्स एंड फीमेल गोनैड्स, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं टेस्टिस। ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इज मच कॉम्प्लिकेटेड, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है या फिर oogenesis की प्रोसेस होती है। अब ये हम समझते हैं कि एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, जिसको हम साथ में पीजीसीएस या प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं। ये फर्स्ट जर्म लाइन है, gamete invertebrate mammals. It originated from the endoderm and then migrated to the gonads. देखिए यस, जब जब किसी एनिमल का प्रोसेस, जब जाइगोट से जब डेवलपमेंट होता है, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इंडोडर्म सेल से यह फॉर्म होती है,
और ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू यह जा करके डिपॉजिट होती हैं गोनैड्स में। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है हर एक एनिमल में, जो इसे जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, जैसे इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, तो उसमें कुछ एग्जांपल्स इस तरह से मेंशन किए हुए हैं। वो फार्म होते हैं और उनके सेल जा करके एग्रीगेट होते हैं गोनैड्स में। तो इसको हम इस समझ पाते हैं कि शुरू से ही वह गोनैड्स में, जो गोनैड है वह वहां से उसकी ओरिजिन नहीं होती, वो आके वहां पर जो जर्म सेल वह माइग्रेट होकर के वहां पर अपने को एग्रीगेट करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यह जो जर्म लेयर है वह जर्म के पहले ही फार्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यह कितने फेज में, चूंकि यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसको अलग अलग फेज में या अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसको दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द सेल जर्मिनल एपिथेलियम, वही जो जर्मिनल एपिथेलियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो जो मेन फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, मतलब जर्म सेल से जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम अभी आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसको फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। यह तीन फेज में डिवाइड होती है। तो पहला फेज है माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन ऑफ मियोटिक फेज। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है वह इस पर मियोजेनेसिस, इसका जो टर्म है स्पर्मेनियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। देखिए यह लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, जर्म सेल से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। जो स्पर्मेटिड होता है वह नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अब नॉन मोटाइल से मोटाइल फॉर्म में जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वह इसको स्पर्मेटिड से फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब इसमें दो, अब जो फार्म होता है वो कहाँ पर होता है, जैसे अभी हम यहाँ मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो मैमल में टेस्टिस होती है, वेल डेवलप्ड टेस्टिस होती है। तो वह जो टेस्टिस है उसके अंदर सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं। उस सेमिनल वेसाइकल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे दो सेल का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल क्या करती है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म डेवलप करता है वो सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या फंक्शन है, इट सीक्रेट इट सीक्रेट्स मेल हार्मोन्स एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। और यह जो रिस्पांसिबल होती है यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जब दो होती है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल, जो किसी भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स की बात अगर हम कर लें, अगर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप मेल और फीमेल को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, वो उसको विदाउट उसको उसके सेक्स ऑर्गन को देखे हुए आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेल है या फीमेल है, उसके वॉइस से या उसके बॉडी से। एक ऐसी कंडीशन आती है लगभग 12-13 साल के बाद, जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मेल आपको अलग अपीयर होता है, फीमेल अपीयर होता है अलग से। तो वो जो काम करती है वो एंड्रोजन है, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स, सॉरी मेल हार्मोन्स है, जिसको हम मेल हार्मोन्स कहते हैं। और इसका सिक्रेशन होता है लेडिक सेल, और लेडिक सेल कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है। सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल जो स्पर्म डेवलप करते हैं उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस चीज को, ये जो अभी लिटरेचर है, इसको आप फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए ये एक फिगर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एकदम वन बाय वन। यहाँ पर देखिए एक टेस्टिस है, ठीक, एक टेस्टिस को उसको बीच में से कट करके दिखाया गया है, तरह से सेक्शन काटा गया है। सेक्शन में ये टेस्टिस के पार्ट है, एपिडाइडाइमिस है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। ठीक, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, उस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक छोटा सा पोर्शन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, और ये बीच में ल्यूमेन है, और इसका एक छोटा सा पोर्शन को यहाँ पर एलेबोरेट किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल, जो जर्म सेल है यह जन्म के पहले ही आके बन जाती है। अब जब स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है तो यह जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है या जो फर्स्ट जर्म सेल है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। और एक चीज और समझ लीजिए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यह कॉन्टिन्यूअस स्पर्म बनने की फॉर्मेशन है जब तक कि अप टू डेथ। तो जो ह्यूमन बींग्स में होता है अप डेथ तक यह प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। एक बात हम और बता दें कि देखिए जो टेस्टिस होती है वह कुछ एनिमल में, कुछ हम एनिमल नहीं, हम मैमल्स की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसमें जो एब्डोमिनल होती है, मतलब यह बॉडी के अंदर होती है जो टेस्टिस होती है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो केवल ब्रीडिंग के समय टेस्टिस डोमिनल होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स ऐसे है इसमें कि वो कॉन्टिन्यूअस वो बॉडी के मतलब मेन बॉडी के बाहर स्क्रोटम में रहती है। ठीक है, तो एक चीज और हम देख लेते हैं इसमें कि जैसे जो मैमल्स है, मोनोट्रीम्स है, व्हेल्स, एलिफेंट, सील्स एंड राइनोसोरस, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इसलिए इसके जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, यह बॉडी के बाहर या स्क्रोटम में क्यों होती है, इसलिए कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, उसके कंपेरिजन में इसमें मल्टीप्लिकेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है मेन बॉडी से कम होता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो स्पर्म तो बनेंगे लेकिन वह नॉन फंक्शनल बन सकते हैं। तो जो अभी मैं नाम लिया हूँ मोनोट्रीम्स या राइनोसोरस या सील का, तो इसका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उस बॉडी के टेम्परेचर पर इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत इजीली हो जाती है। ठीक है, एक जो दूसरा है जो केवल ब्रीडिंग सीजन के समय डोमिनल होती है, मतलब शरीर से बाहर आती है, नहीं तो हमेशा वो डोमिनल होती है। इसमें कुछ ऐसे हैं, कुछ मैमल्स हैं जो मॉडरेट बॉडी टेम्परेचर होती है, जैसे बैट, मोल्स, रोडेंट, उनके जो टेस्टिस है वह डिसेंट इनटू स्क्रोटम सैक्स टेम्पोरली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और डिसेंट होती है मतलब बाहर निकलती है केवल ब्रीडिंग सीजन के समय, और ऑल टाइम वह एब्डोमिनल होती है। लेकिन जो मैक्सिमम जो एनिमल हैं, जो मैमल्स हैं, सॉरी एनिमल नहीं, मैमल की बात कर रहे हैं, उसमें जो मैच्योर हैं या जो हाईली डेवलप्ड है, उसमें जो टेस्टिस होती है वो डिसेंट होती है स्क्रोटम में ऑल टाइम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें ऑल टाइम एब्डोमिनल होती है क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर कम होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट बॉडी टेम्परेचर होती है, ब्रीडिंग सीजन के समय वो बाहर मतलब डिसेंट होती है स्क्रोटम में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम तो हमेशा वह स्क्रोटम में रहती है। क्यों क्यों वो बाहर रहती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? इसमें यही है कि चूंकि इनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वह लो बॉडी टेम्परेचर मतलब जो मेन बॉडी का टेम्परेचर उससे कम पर होता है। अगर वो उसमें बॉडी में चला जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम कैसे बना? स्पर्मेटोगोनियम है वह जो जर्म सेल है उसके मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पर
तीन फेज होते हैं। उसमें हम बताए थे आप, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, जो जर्म सेल में उसमें नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म होगा। स्पर्मेटोगोनियम का देखिए फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवाइड कर रही है। ठीक है, जब वो डिवाइड कर लेती है तो डिवीजन के बाद, ठीक है, वह जो सेल है वह फॉर्म करती है। अब इस स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा कि डिवीजन बंद हो जाएगा। ठीक है, जब डिवीजन बंद हो जाता है तो उसमें ग्रोथ होती है। ये देखिए ग्रोथ होगी, ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब स्पर्मेटोगोनियम का डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन बंद हो जाता है और फिर उसकी ग्रोथ होती है, तो जब डिवीजन बंद होकर ग्रोथ होने लगती है तो उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। जब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, जो इसके लास्ट, इसके जस्ट बैक साइड में हम स्लाइड में हम देखे थे। अब देखिए स्पर्मेटोगोन जो स्पर्मेटोगोनियम है वह कन्वर्ट हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें फुल्ली ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस लार्ज होते हैं, लार्ज साइज के हो जाएंगे, और इसके बाद फिर यह आएगा जिसको बोलते हैं मेयोटिक फेज या डिवीजन फेज। ठीक है, तो डिवीजन फेज में क्या होगा, यह जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में आपको मालूम है, डिवीजन अगर मेयोटिक डिवीजन आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 सेल बनते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ठीक है, 1 डिप्लॉइड सेल से यहाँ पर अगर हम इसको 2n मान लेते हैं, यह 2n है। ठीक है, यह जो बन गई, क्या बन गई, ये बन गई यंग सेल। तो यंग सेल बन गई मतलब हैप्लॉइड सेल बन गई। तो हैप्लॉइड सेल से फिर एक डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं मेयोटिक सेकेंड डिवीजन। तो जब ये फर्स्ट डिवीजन होता है तो इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। ग्रोथ फेज के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और जब फर्स्ट डिवीजन हो जाता है तो ये फॉर्म करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर एक डिवीजन होता है जो माइटोटिक डिवीजन जैसा होता है। देखो यहाँ पर आपको बहुत समझने की बात नहीं है, यहाँ पर जो एक सिंपल मेयोटिक डिवीजन होता है वही हो रहा है। जो 1 2n से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, मतलब 1 डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ये आप पहले से भी जानते हैं। जो सेल बनती है मेयोटिक सेकेंड डिवीजन से, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स बनती हैं जो नॉन मोटाइल। ठीक है, ये होती है नॉन मोटाइल। तो अब आप एक चीज और समझ लीजिए, जब ये बनती है तो धीरे धीरे कहाँ आती है, इसके ल्यूमेन में आती है। स्टार्ट करती है पेरिफेरल से, ग्रेजुअली। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम है। इसके बाद ये डेवलप करके, मतलब जब उसमें फॉर्मेशन हुआ तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, काफी इसमें ग्रोथ हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। फिर देखिए यहाँ पर दिखाया गया है मेयोटिक, ये ये डिवाइड हुई तो 2 बन गया, फिर ये 2 से 4 बन गए हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स के बाद देखिए यहाँ पर इस ल्यूमेन में फिर स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस आरंभ हो रही है। तो जो इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे देखिए मैच्योरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इस पर मेयोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और फिर एक फुल्ली मैच्योर स्पर्म बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पर्मेटोजोआ को डिस्क्राइब करते हैं कि स्पर्मेटोजोआ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर उसको डिटेल करते हैं। क्योंकि स्पर्मेटोजोआ एक सेल ही है, और कौन सा सेल, वो हैप्लॉइड सेल है। उसमें बहुत से ऐसे चेंजेज आते हैं, जो एक नॉर्मल सेल होती है उससे वह एकदम डिफरेंट होता है। उसमें किस किस चीज में डिफरेंट होता है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, a normal range of sperm count can fall anywhere between 39 to 928 millions
ये काउंट है, न रहना चाहिए एक नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन कैन फॉल बिटवीन 15 टू 259 मिलियंस पर ml। 1 ml में इसकी इतने नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल स्पर्म कंसंट्रेशन है। स्पर्म्स आर मेल सेक्स सेल दैट कैरी जेनेटिक मटेरियल। आपको मालूम है कि किसी एक एनिमल की या प्लांट की या लिविंग बींग्स में अगर एक नेक्स्ट जनरेशन आना है तो उसके लिए स्पर्म जरूरी है, ओवम की जरूरत होती है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल से, मेल गोनेड से, और ओवम का फॉर्मेशन होता है फीमेल गोनेड से। इसको हम ओवरी कहते हैं। इट इज माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एंड हैप्लॉइड। कैसा होता है एक स्पर्म? कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा, आपको दिखेगा नहीं, मोटाइल होगा क्योंकि उसमें एक टेल फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड होता है, उसमें जो क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस हुई है तो उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वह n नंबर हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, ठीक। अब इसके 3 पार्ट हैं। जो एक स्पर्म होता है उसको, उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हेड, एक फार्म, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस होता है, मिडिल पोर्शन होता है, जो मिडिल पीस होती है फार्म्ड ऑफ सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल एंड स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। और जो लास्ट टेल होती है जिसको फ्लैजेलम बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट। ये इसके पार्ट होते हैं। अब हम फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह एक स्पर्म का फुल स्ट्रक्चर है और उसके कुछ पार्ट्स की स्ट्रक्चर। देखिए अभी आपने डिस्कस किया इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हेड हो गया, मिड या मिडिल पीस हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये टेल का पोर्शन हो गया। अब इसको बहुत अच्छे से समझने की और जानने की कोशिश हम करते हैं कि हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो एक सिंपल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वह किस किस पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्रोसोम है, यहाँ पर देख रहे हैं एक्रोसोम है जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। यह एक्रोसोम है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होती है। उस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कन्वर्जन होता है। एक्रोसोम इसके हेड पोर्शन पर पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन फर्टिलाइजेशन में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद फिर इसमें देखिए, सॉरी, इसमें न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पहले जो लार्ज था उसमें से अब वो काफी स्मॉल हो जाता है, शार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो वाटर है वह ओज आउट हो जाते हैं। तो एक छोटा सा इसमें न्यूक्लियस, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है, और ये जो बनाती है वह हेड का पोर्शन होता है। तो हेड में क्या होगा? एक्रोसोम है, न्यूक्लियस। इसके बाद है मिड पोर्शन। तो जो सेंट्रियोल है, देखिए सेंट्रियोल के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो एक सेंट्रियोल जो होता है वह प्रोक्सिमल होता है, दूसरा डिजिटल होता है। तो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वह देखिए ठीक न्यूक्लियस जो हेड है उसके जस्ट बिहाइंड यहाँ पर फॉर्म होता है। और एक चीज और समझिए, इसके स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वह एक, यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है, ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ फॉर्म हो रही है। एक तरह से वो स्पाइरल करती है, उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। तो इसका भी फंक्शन हम बताएंगे आपको। इसके बाद देखिए जो प्रोक्सिमल, जो डिजिटल सेंट्रियोल होती है, सेंट्रियोल को 2 पार्ट में हो जाता है। ये क्या बनाती है? पूरा ये रीजन देखिए एक्साइल या एक्सियल फिलामेंट बनाती है, जो इसके टेल रीजन को फॉर्म करती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनने के पीछे कारण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनते हैं? देखिए जो एग होती है वो नॉन मोटाइल होती है, स्टेगनेंट होती है, एक जगह स्थिर होती है। तो उसके पास, उसके टुवर्ड्स अप्रोच करने के लिए स्पर्म को एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होती है, बनने की जरूरत होती है, एक तरह से अडॉप्टेड है कि वो वहां पर माइग्रेट कर जाए। तो माइग्रेशन के लिए क्या चाहिए? उनकी बॉडी वेट, वेट जो है वो, जो बॉडी वेट है वो कम हो, इसलिए इनका जो वेट होता है वो काफी लाइट, बहुत कम वेट में होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम जो जो इसके कंपोनेंट्स है वह
वो लिबरेट हो जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है, और इनका डिवीजन सीज हो जाता है या इनकी एक्टिविटी सीज हो जाती है। कब तक सीज रहती है? जब तक ये कहीं आगे टू मतलब अ, उसको एक के टूवर्ड्स ना जाए, मतलब जो अप्रोचेज है एक की तरफ, हाँ, तो इस तरह से इनका एक तरह से लगभग जो कम रहता है। और एक देखिए, ये एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम जो है, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो सेल जो एक की वाल है, तो वो क्या करता है? रप्चर करता है, पेनिट्रेशन के लिए वर्क होती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया की क्या वर्क, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि यहाँ पर ये मोटाइल है, तो इसके जो टेल है ना, जो टेल रीजन है, इसको एनर्जी चाहिए। ये जो टेल के वाइब्रेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है। और चूंकि वाइब्रेशन जब इसमें होगा, या जब इसमें मूवमेंट होता है इनमें, तो ये क्या करते हैं? अ, ये मूव करते हैं आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूविंग होते हैं वाइब्रेशन से। जब उसके टेल हैं जो वाइब्रेट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग एनिमल में जो लाइफ स्पान होती है, काफी कम होती है। जैसे एनिमल में अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो अधिक से अधिक ये 48 आवर्स कब लिबरेशन के बाद, अगर वो लिबरेट होती है तो बहुत ज्यादा अधिक इसकी लाइफ स्पान नहीं होती है। अगर वो अप्रोचेज कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया, तो ठीक है, अदरवाइज ये सब एक्सपायर कर जाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो फार्म होती रहती है, डेथ होती रहती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको, इसके फिगर को आप समझ पाएंगे। ये सारे जो चीज हैं, जो भी इसके ऑर्गन्स हैं, यह सभी क्या है? अडेप्टेड है। इसके लिए केवल एक काम है, यह एक की तरफ मूव करने, एक की तरफ मूव करने के लिए इनके बॉडी का वेट काफी हल्का होता है, और ये अपने टेल से वाइब्रेट करती है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से आप इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से सॉरी, हम आपको गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजोआ के बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरह से इसको पूरा देखते रहिए और समझिए, ठीक है। थैंक यू। अब हम इसको समाप्त करते हैं।